आज अपना डे 2 है, मतलब कि डे 1 में हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में जो पीवाईक्यू आए थे उसको सॉल्व किया था, और आज की क्लास में पीवाईक्यू को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने पेन और पेपर को लेकर रेडी हो जाइए और हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं पीवाईक्यू की। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन फायर पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ये आर्टिकल दिए गए हैं, कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है, आप लोग अपना ऑप्शन चुनिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75 में। और ये जो अनुच्छेद 73 दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का दायरा इसमें निर्धारित की गई है। और ये जो आर्टिकल 72 है, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, जैसे कि लघुकरण। लघुकरण में क्या है? सजा की इसमें प्रकृति बदल जाती है, जैसे अगर मृत्युदंड है तो मृत्युदंड से वो कारावास में बदल गया। और इसके बाद क्या है? परिहार। परिहार मतलब जैसे प्रकृति बदल जाती है, अगर 3 वर्ष का कारावास है तो वो 1 वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और अगला क्या है? प्रविलंबन। प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या होता है? जैसे कुछ समय के लिए जो दंड होते हैं उसको टाल दिया जाता है, मतलब रोक दिया जाता है। फांसी को, जैसे फांसी को टाल दिया जाना। और फिर क्या है? विराम। और विराम में जैसे दिव्यांग व्यक्ति हो गए या फिर कोई गर्भवती महिला होगी तो उनकी सजा को माफ करना। और फिर क्षमा। एक क्षमा शब्द, क्षमा से क्या तात्पर्य है? कि पूर्ण रूप से जो मतलब कि कोई दंड है उसको क्षमा कर देना। और ये आर्टिकल 70 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के संबंध में है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना आर्टिकल 73, 72, 70 और 75 हम लोग तैयार कर लेते हैं। और ये अपना पीवाईक्यू है ही, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में पूछा गया है। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कूथम वलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? और ऑप्शन दिए गए हैं सिक्किम, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तेलंगाना। और इसके लिए मैं आपको देती हूँ टाइमर, आप टाइमर के साथ अपना प्रैक्टिस करिए। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, या तो फिर हम उनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर अटेम्प्ट कम हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शब्दों के साथ खेलना चाहिए। जैसे कूथम बलम, कुथु, ये जैसे शब्द कहाँ से, मतलब किससे संबंधित कर रहे हैं? देखिए, अगर हम पहला शब्द जैसे कू ले ले, फिर ये केरल से रिलेट हो जा रहा है, लेकिन ऐसे सब क्वेश्चन में नहीं किया जा सकता। अगर एकदम चांस नहीं है कि हमारा पेपर ठीक नहीं है, तब हम इस तरीके का रिस्क ले सकते हैं। कूथम बलम मंदिर केरल में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? और ऑप्शन है मैसूर कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, मानेसर गुड़गांव। टाइमर स्टार्ट है आपका। टाइम अप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैसूर कर्नाटक। स्थापना कब हुई थी? 17 जुलाई 1969 में। और ये है क्या? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा ब्यूरो का हिस्सा है। ठीक, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 195, 194, 203 या फिर 193। इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए, इसके लिए टाइमर की आवश्यकता नहीं, आप लोग अटेम्प्ट करिए इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 193। OPCW ये लागू कब हुआ? 29 अप्रैल 1997 को। और मुख्यालय कहाँ है इसका? द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड, हेग, द हेग। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? दारी या फिर जोंगखा या मलयालम या फिर दिवेही। और मिलता है आपको टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिवेही। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है, और ये दारी, ये अफगानिस्तान की भाषा है। और जोंगखा भूटान। ठीक है, और मलयालम
ये अपने भारत की भाषा है, भारत में दक्षिणी भारत जैसे केरल, और जो 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में उनमें से ये एक है, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 6, पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बोत्सवाना, कंबोडिया, म्यांमार या फिर पोलैंड? स्टार्ट। टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोत्सवाना। ठीक, और कंबोडिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? कंबोडियन रील। और म्यांमार की क्या है? म्यांमार क्यात, MMK, MMK। और पोलैंड की क्या है? पोलिश ज़्लोटी। ठीक, इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को देख ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है ऑप्शन से भी कहीं कहीं कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उस सभी ऑप्शन को भी देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे और नई चीजें भी हमको मिलती रहे, अपना PYQ प्रैक्टिस भी होता रहे। क्वेश्चन नंबर 7, पेरुंगदाई कोंगुवेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है या भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तेलुगु साहित्य, तमिल साहित्य, कन्नड़ साहित्य या फिर मलयालम साहित्य? इसके लिए आपको दे देते हैं टाइमर, स्टार्ट। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिल साहित्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? अशोक चक्र वर्ग फर्स्ट, अशोक चक्र वर्ग थर्ड, ये सेकंड यहाँ पर रहेगा, और ये थर्ड, या फिर महावीर चक्र? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये स्थापित मतलब कब हुआ था? ये हुआ था आपका 4 जनवरी 1952। और फिर शौर्य चक्र कब नाम दिया गया? 27 जनवरी 1967। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये आता अपना गद्यांश। गद्यांश को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें समझनी होगी। आपको तुरंत गद्यांश को रीड करना नहीं है, सबसे पहले क्या करना, आपको एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि ये जो अपना गद्यांश रहने वाला है कौन सी चीजों से ये संबंधित है। जैसे कि अगर हम पहला पढ़े तो इसमें क्या दिया गया कि हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग। अब इससे क्या हमें पता चल रहा है कि अपना जो पैसेज रहने वाला है वो वंचित वर्ग से संबंधित है। अब हम जब जल्दी जल्दी पैसेज को रीड करेंगे तब हमें कोई परेशानी नहीं होगी और फिर अपना क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। अब चलिए हम अपने गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। समाज की विषमता शोषण की जननी है। ठीक है, समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यतः शोषण उतना ही अधिक होगा। चूंकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएं अधिक हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक तथा वही दूसरे स्थान पर शोषित होता है। जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो तब पहला प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता की परिभाषा क्या है? सामान्यतः उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल, अशक्त लोगों की भीड़ है जो शहर की मलिन बस्तियों में, फुटपाथ पर, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे, गंदे नालों के किनारे झोपड़ी डालकर अथवा किसी भी अन्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों की समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित हैं, जिन्हें आधुनिक सफेद पोशों, व्यापारियों, नौकरशाहों एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर बांट लिया है। सही मायने में शोषण इन्हीं की देन है। सरकार कितनी भी योजनाएं बनाकर लागू करे, कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादकता व व्यापारियों द्वारा किए गए शोषण से ही लिया जाता है, जबकि इसके क्षेत्र में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों ही सम्मिलित है, जिनके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ऊंचे ओहदों पर बैठे सरकारी कर्मचारी, वकील आदि सभी आते हैं। इन सब ने शोषण के क्षेत्र में जो सभी आते हैं, इन सब ने शोषण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बनाए हैं वे वास्तव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने लायक है। और कानून के हाथ कितने भी लंबे हो इन सभी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रक्षक जब भक्षक बन जाए तो कौन बचाए। और भ्रष्टाचार सभी की जड़ों में पहुंचा हुआ है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। क्या कभी इन लोगों के अच्छे दिन आएंगे?
ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने अब भी और इसमें दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग है, जो ना तो किसी पार्टी के वोट बैंक में है और ना ज्यादा पढ़ा लिखा संपन्न, ना सरकार उसकी परेशानियों को समझती है और ना कोई अन्य राजनीतिक पार्टी। जिनको सरकारी पेंशन नहीं मिलती, ऐसे बड़े बूढ़े लाचार लोगों की स्थिति और भी खराब है। ना तो उनकी संस्कार विहीन संतान उनका ध्यान रखने को तैयार है और ना सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही है। क्या इस विषमता को हटाने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है? क्या पढ़े लिखे नौजवानों को उपयुक्त रोजगार दिए जाने की नौजवान दिशा में कुछ हो रहा है? क्या होगा इस देश का, भगवान ही जानता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने अपने पैसेज को रीड किया। अब हम एक एक करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था अपना? पहले प्रश्न को जल्दी से पढ़ना, समझ में आए कि अपना पैसेज किससे संबंधित है। सेकंड स्टेप क्या है? ध्यान से समझते हुए पैसेज को पढ़ना। और थर्ड स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करना। हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? ऑप्शन क्या दिए गए हैं? सरकारी पेंशन विहीन वयोवृद्ध जनों का वर्ग, या फिर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता समाज का मध्यम वर्ग, या फिर मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और आश्रित लोगों का वर्ग, या फिर आधुनिक सफेद पोशों व्यापारियों, नौकरशाहों एवं तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों का वर्ग। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप लोग, और आपको दिया जाता है इसके लिए टाइमर 10 सेकंड का। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये सही है। और क्वेश्चन नंबर 10, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? पढ़े लिखे उपयुक्त रोजगार विहीन नव युवकगण, या फिर वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह, या फिर उत्पादकता से जुड़ा व्यापारी मंडल, या फिर नौकरशाह एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। टाइमर दे दिया जा रहा है आपको। ठीक है, टाइम अप भी होता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पढ़े वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। भी हम लोग पढ़कर भी आ रहे थे। देखिए, इस पैसेज में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था इसको। सामान्यतः उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। ठीक, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? गरीब और श्रमिक वर्ग से संबंधित, उच्च शिक्षित और धनाढ्य, घर का हर सदस्य मजदूरी करने के लिए विवश, या फिर जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। टाइमर दे दिया जा रहा है आपको। टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। हम देख लें इसको पैसेज में कहाँ है। ये रहा, पहले पर ही है। दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग, जो ना तो किसी पार्टी के वोट बैंक में है और ना ज्यादा पढ़ा लिखा संपन्न। यही से स्पष्ट हो जा रही चीजें। क्वेश्चन नंबर 12, समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, समाज के धर्मपरायण पंडित और कथावाचक लोग, या फिर समाज का मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, या फिर शिक्षित एवं संपन्न नौकरी पेशा वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। इजी है, हम लोग पढ़कर भी आ रहे इसे। क्वेश्चन नंबर 13, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? संज्ञा और विशेषण शब्द आप्रत्यय, विशेषण और संज्ञा शब्द ऋक या फिर तिक प्रत्यय, विशेषण और विशेषण शब्द इक प्रत्यय, संज्ञा और संज्ञा शब्द अड़िक और अतिक प्रत्यय। जी ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण और विशेषण शब्द इक प्रत्यय। शैक्षणिक व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक एक। और हाँ, हिंदी के लिए, अगर हिंदी आपकी अच्छी नहीं है और आप हिंदी के लिए परेशान है तो अमरनाथ सर को फॉलो करिए। ठीक है, उनसे बेहतर मुझे लगता है हिंदी कोई नहीं पढ़ा सकता। सर बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, आप वहाँ से अपनी हिंदी सही कर लीजिए। कोई भी एग्जाम हो, सर सभी एग्जाम के लिए हिंदी पढ़ाते हैं। और एक बार आप उनकी क्लास को देख लेंगे, फिर हिंदी आपके लिए
सबसे बेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो अमरनाथ सर को आप लोग फॉलो कर लीजिए हिंदी के लिए। अगला पैसेज क्या दिया गया है? सबसे पहला स्टेप क्या रहता है अपना, हम लोग जल्दी से अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे जिससे पता चल जाए कि अपना पैसेज किस पर आधारित है। बहुत बड़ा पैसेज है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि क्या भिक्षावृत्ति से संबंधित चीजें हैं अपने पैसेज में। देश की एक समस्या है, आपका इस विषय में क्या विचार है। तो हम फटाफट अपने पैसेज को पहले रीड करते हैं, समझते हुए पढ़ना इसे में। भारत प्राचीन संस्कृति का देश है। यहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया था। जब दान देने को धार्मिक कृत्य मान लिया गया तो निश्चित तौर पर दान देने वाले भी होंगे। हमारे समाज में भिक्षावृत्ति की जिम्मेदारी समाज के धर्मात्मा दयालु व सज्जन लोगों की है। भारतीय समाज में दान लेना व दान देना दोनों धर्म के अंग माने गए हैं। पहले दान देने से पूर्व दान लेने वालों की पात्रता देखी जाती थी और योग्य पात्र को दान दिया जाता था। धर्मशास्त्रों ने दान की महिमा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, जिसके कारण भिक्षावृत्ति को भी धार्मिक मान्यता मिल गई। धीरे धीरे दान दाताओं ने पात्रता पर ध्यान देना बंद कर दिया और दयावश, निरीह, अपाहिज और गरीबों को दान दिया जाने लगा। शनय शनय समाज में और मूल्यों में बदलाव आया और अधिकतर लोग गरीबों, ब्राह्मणों और भिखारियों को दान का पात्र समझने लगे। समाज में जब इस प्रकार के परिवर्तन हुए तो धीरे धीरे लोगों ने भिक्षा को अपनी जीविका ही बना लिया। गरीबी के कारण बेसहारा लोग भीख मांगने लगे। काम न मिलने से भी भिक्षावृत्ति को बल मिला और पूजा स्थल, तीर्थ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गली मोहल्ले आदि स्थानों पर हर जगह भिखारी दिखाई देने शुरू हो गए। इस कार्य में हर आयु के व्यक्ति शामिल होने लग गए। साल 2 साल के दूध मुहे बच्चे से लेकर 80-90 वर्ष के बूढ़े तक को भीख मांगते देखा जा सकता है। आज तो भीख मांगने का एक कला पूर्ण व्यवसाय बनता जा रहा है। कुछ खानदानी भिखारी होते हैं क्योंकि पुश्तों से उनके पूर्वज धर्म स्थानों पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं। कुछ अपराधी बच्चों को उठा ले जाते हैं तथा उनसे भीख मंगवाते हैं। वे इतने निर्दय होते हैं कि भीख मांगने के लिए बच्चों का अंग भंग भी कर देते हैं। कुछ भिखारी अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं जो देश में छोटी सी विपत्ति आ जाने पर भीख का कटोरा लेकर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। इसके अलावा अनेक श्रेणी के और भी भिखारी होते हैं। कुछ भिखारी परिस्थिति से बनते हैं तो कुछ बना दिए जाते हैं। कुछ शौकिया भी इस व्यवसाय में आ गए हैं। जन्मजात भिखारी अपने स्थान निश्चित रखते हैं और कुछ भिखारी अपनी आमदनी वाली जगह दूसरे भिखारी को किराए पर दे देते हैं। और बेरोजगारी और गरीबी के कारण कुछ वयोवृद्ध मजबूरी वश भिखारी बनते हैं। गरीबी के कारण बेसहारा लोग भीख मांगने लगते हैं। काम न मिलना भी भिक्षावृत्ति को जन्म देता है। कुछ अपराधी बाकायदा इस काम की ट्रेनिंग देते हैं। भीख को रोकर, गाकर, आंखें दिखाकर या फिर हंसकर भी मांगी जाती है और भीख मांगने के लिए इतना आवश्यक है कि दाता के मन में करुणा जगे। कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर दाता करुणामय होकर भीख देने के लिए बाध्य हो जाता है। क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या नहीं है? गरीबों और निर्बलों को छोड़कर कई पढ़े लिखे और हट्टे कट्टे भी इस वृत्ति को अपनाए हुए हैं। क्या सरकार को इस दिशा में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हम लोग इन भिखारियों को करुणावश भीख दे रहे हैं? थोड़ा सोचिए, क्या हम भी इस वृत्ति को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं? अगर दान ही करना है तो गरीबों को पुस्तकें, पाठ्य सामग्री दे, गरीबों और बीमारों को दवाएं और अस्पताल की सुविधाएं दिलाए। इन लोगों को भीख के स्थान पर रोजगार की व्यवस्था कराए। नगद देना बंद करें और भीख मांगने वालों को खाना खिलाएं, पर कभी उन्हें नगद पैसे ना दे। अगर जनता और सरकार दोनों मिलकर काम करें और भीख मांगने वालों को पुलिस के हवाले करना शुरू कर दे तो इस पर काबू पाया जा सकता है। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने इस पैसेज में समझा कि भिक्षावृत्ति कैसे स्टार्ट हुई, फिर कैसे व्यवसाय का रूप धारण कर लिया और इससे समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं और फिर इससे निपटने का क्या समाधान है। अब अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है, आपका इस विषय में क्या विचार है। भिक्षा, अब आप क्वेश्चन को खुद से पढ़िए और मैं इसके लिए देती हूँ आपको टाइमर, वो भी 10 सेकेंड का। अब एक एक ऑप्शन को हम लोग पहले पढ़ते हैं फिर बताते हैं कि कौन सा सही है। भिक्षावृत्ति समस्या नहीं है, समस्या पहले ही हम लोग पढ़ के आ रहे तो इसको पहले ही हटा दिया जाए। भिक्षावृत्ति देश की समस्या को हल करती है क्योंकि गरीबों, अपंगों और बेरोजगारों की जीविका इससे ही चल रही, तो ये भी गलत है। भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलन समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। और अगला क्या है कि भिक्षावृत्ति में लोग स्वेच्छा दान दे रहे हैं इसलिए इसको समस्या नहीं माना जा सकता। ये भी गलत, तो गलत सब गलत हो गया तो मतलब सही अपना खुद ही निकल गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख मांगने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, दिया जाता है आपको टाइमर। टाइम अप।
पहला ऑप्शन है कि भिखारी लोगों के पीछे लग जाते हैं और उन्हें भीख देने के लिए बाध्य कर देते हैं। अभी हम इसको सही समझ सकते हैं, लेकिन आगे और पढ़ते हो सकता है इससे भी बेहतर कोई चीजें हो। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यहाँ पर यही सही है होगा। अभी और भी आगे पढ़ लेते हो सकता है इससे भी अच्छा कुछ मिल जाए। धार्मिक स्थलों पर लोग दान पुण्य की भावना से जाते हैं और कंगाल भिखारियों को दान के रूप में भीख देते हैं। तो ये भी गलत है। पैसे से हमें निकालना है अपने आंसर को। लोगों के पास अन्याय, अनीति और चोरी का पैसा होता है और दान देकर वे अपनी आत्मा पर रखे बोझ को कम करते हैं। गलत है। अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए और इसको अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। पहला ऑप्शन है कि गरीबों और निर्बलों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करके मदद करना है। इसमें क्या है कि भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है निकालना हमें। तो ये तो ठीक ही है। फिर क्या है, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार, धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। ये हम लोग अपने पैसेज में नहीं पढ़े थे। हम लोगों ने देखा था कि खाना खिला करके, उनको समझा करके, पुस्तकें दे करके हम मदद कर सकते हैं। अगला क्या है कि गरीबों के बच्चों के स्कूल में फीस जमा कराकर पुस्तकें और अन्य पाठ्य सामग्री देकर मदद करना। रोगियों को चिकित्सा ठीक सुविधा दिलाकर तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से परिचित करा के मदद करना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। बाकी हमें नहीं इसमें कौन सा निकालना, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें समास है तत्पुरुष और द्वंद्व, या फिर द्वंद्व और तत्पुरुष, या कर्मधारय और द्वंद्व, द्वंद्व और अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व और तत्पुरुष। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? जो खुद भीख ना मांगकर अपने स्थान को किसी भिखारी को भीख मांगने के लिए भाड़े पर दे देते हैं, या फिर जो छोटे बच्चों के अंग भंग करके उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, या जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियों से निश्चित है। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? या फिर जो देश में छोटी सी विपत्ति आ जाने पर भीख का कटोरा लेकर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हम लोग पढ़े थे। तो इस प्रकार से इन ऑप्शन में राइट आंसर है सी, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है, खानदानी, पुश्तैनी और पीढ़ियों से निश्चित है। ठीक। क्वेश्चन अच्छा, फिर अगला है गद्यांश। आज की क्लास में आपकी गद्यांश पढ़ने और समझने और राइट आंसर निकालने की समस्या लगभग समाप्ति हो जाने वाली है। ठीक, क्योंकि कई गद्यांश इसमें डाल दिए गए हैं। तो पहले हम समझेंगे, अपने स्टेप नंबर फर्स्ट पे चलेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या बोला जा रहा है। ताले को नहीं खोल सकती इसलिए कवि तुलसीदास ने कहा है, कायर मन कर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। ठीक है। और आगे कौन सा क्वेश्चन है, भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं? कुछ चीजें तो हमें समझ में आई कि भाग्य से संबंधित है, या फिर तुलसीदास जी से कुछ चीजें इसमें बताई जा रही हैं। अब एकदम ध्यान से हम लोग अपने पैसेज को पढ़ेंगे। इस रत्न गर्भा वसुंधरा के अंतःस्थल में हीरे, मणि, माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। धरती का विस्तीर्ण अतल गर्भ अनंत धनराशि से भरा पड़ा है। आवश्यकता है इसके वक्ष को चीरकर उन्हें उगलवा लेने और दृढ़ संकल्प और साहस की। धरती के अंदर विद्यमान धनराशि के कारण ही धरती वसुंधरा कहलाती है। इस धरा पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि भाग्य में नहीं है तो हथेली पर आई वस्तु भी नष्ट हो जाती है। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और प्रयत्न के अभाव में फल भी नहीं मिलता और लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं। ऐसे भाग्यवादी लोगों को कायर माना जाता है। अकूत संपदा तो उसी को मिल सकती है जो पूर्ण संकल्प के साथ कार्य में प्रवृत्त हो। जैसे अर्जुन का ध्यान पक्षी की बेधे जाने वाली आंख पर था, उसी प्रकार जो लक्ष्य के एक प्रति निष्ठ होकर सतत प्रयासशील रहता है, समय के परिपाक के साथ उस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। ऐसे लोग जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिमसिम वाली गुफा का द्वार कब खुलता है, उन्हें जब असफलता का अंधेरा अपने चारों ओर घिरता दिखाई देता है तब वे पछतावा करते हैं कि उन्होंने व्यर्थ ही समय गंवा दिया। मनुष्य के पास सभी कुछ पा लेने की क्षमता होती है, पर कैसे उसे पाया जाएगा उसके लिए संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम आवश्यक है। कई बार लक्ष्य के एकदम समीप पहुंचकर हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य जैसी कोई वस्तु या तो होती ही नहीं है और या परिश्रम की चाबी के साथ मिलकर भाग्य की चाबी काम करती है। भाग्य की अकेली चाबी सफलता के ताले को नहीं खोल सकती, उसी पैसे से संबंधित है। इसीलिए कवि तुलसीदास ने कहा है कि कायर मनकर एक अधारा, देव देव आलसी पुकार। अच्छा, इसको हम लोग क्वेश्चन समझकर पढ़ लिए थे, कोई बात नहीं, तब भी कुछ चीजें समझ में आई। अब अपना क्या क्वेश्चन दिया गया है कि गद्यांश में कायर किसको माना गया है?
और ऑप्शन दिए गए हैं कि जो अपेक्षित परिश्रम से डर कर भाग्य का आश्रय ले, या फिर जो युद्ध में शत्रु को पीठ दिखाकर भाग जाए, या जो पड़ोसी के ललकारने पर घर के अंदर छिप जाए, या फिर जो मेहनत करने से पीछे ना हटे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले। क्वेश्चन नंबर 20, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? इसको आप लोग पढ़िए। टाइमर स्टार्ट है। टाइम अप। पहला दिया गया है कि जो प्रयत्न के अभाव में फल ना मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं, और दूसरा है जो परिश्रमशील होते हैं और सफल हो जाते हैं। तो ये कैसे दोष देंगे? ये हट जाएगा। जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, ये भी एकदम सही बात है। और दोष हमें निकालना है जिनको पहले से पता होता है कि उन्होंने मेहनत नहीं की और वे सफल नहीं होने वाले, ये भी नहीं। दोष कौन देगा? वही जो प्रयत्न के अभाव में फल ना मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? सर्वनाम, या फिर संज्ञा, या फिर विशेषण, या फिर क्रिया विशेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है परिश्रम। अगला क्वेश्चन क्या है? 22, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? अच्छा, ये उस पैसे से संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं, हम सफल हो जाते हैं, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं, संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम करने के कारण सफलता पा लेते हैं। आप लोग अटेम्प्ट करिए इसको। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। यहाँ पर क्या था कि जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं। अभी पैसेज में लिखा था ना कि हम मेहनत करना कम करते हैं, मेहनत, कि हम पूरा भाग्य पर ही डिपेंड हो जा रहे हैं, हम सफल हो जाते हैं, ऐसी कोई निश्चितता नहीं है। और ये क्या है कि संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम करने के कारण सफलता पा लेते हैं। ये तो सही है, पैसेज में लिखा है, लेकिन यहाँ पर पूछा केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते तब क्या होता है? तब हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल हो जाते हैं। 23 क्या है? जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? और ये ऑप्शन है कि जो भाग्य की अकेली चाबी से सफलता के ताले को खोलने का प्रयास करते हैं, या फिर जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिमसिम वाली गुफा का द्वार कब खुलता है, या जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं, या जो दैव दैव पुकार कर सफलता के लिए प्रयास करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरे सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, कि जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भाग्य का फल उनको मिलता है। फिर 24, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? अभी हिस्ट्री वाला आ गया अपना। और ऑप्शन दिए गए हैं कालीबंगा, या फिर देसलपुर, या फिर लोथल, या रोपड़। और इसके लिए दिया गया आपको टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोपड़। कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ पर क्या चीजें मिली इंपॉर्टेंट, जैसे अग्नि देवी, ऊंट की हड्डियां, ठीक है। और देसलपुर ये गुजरात के कच्छ जिले में है। खोज कब हुई? 1963 में, ठीक। और लोथल गुजरात, खोज हुई इसकी 1954 में, SR राव ने किया था। वो और कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक। 25, क्वेश्चन नंबर 25, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं भारवी, भास, हरिशेर, बाणभट्ट। जो अपनी एलटी ग्रेड वाली प्रैक्टिस सेट को देख रहे होंगे उनके लिए क्वेश्चन आसान होगा, क्योंकि हम लोग कई बार इन सभी चीजों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरिशेर। और भारवी इनकी रचना क्या है? किरातार्जुनियम, ठीक, किरातार्जुनियम के लेखक हैं। और भास की रचना क्या है? स्वप्नो वासो दत्ता। और बाणभट्ट हर्षचरित, हर्षवर्धन की जीवनी से संबंधित है हर्षचरित। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पर। खिज्र खान दिल्ली का शासक था। ये भी अपने प्रैक्टिस सेट से ही आया क्वेश्चन कि खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तुर्की राजवंश, या फिर तुगलक राजवंश, या सैयद राजवंश, या फिर लोधी राजवंश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी सैयद वंश से, खिज्र खां। और ये तुर्की राजवंश में कौन कौन आते हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक और सैयद, क्योंकि लोधी तो अफगान शासकों से संबंधित था। ठीक। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 27। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? पटना बिहार, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, वल्लभी गुजरात या फिर श्रवण बेलगोवा कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वल्लभी गुजरात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और फिर यहाँ पर आपको मिलाना कि कौन सा सही है इसमें ऑप्शन। टाइमर दे दिया जाए? ठीक है, ये रहा आपका टाइमर, 10 सेकंड। टाइम अप। देखिए इस ऑप्शन में क्या है, अगर हमें पहला ये चार चार वाला पता है कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में, इंपॉर्टेंट है और हम सभी लोग इसको पढ़ते हैं। तो डी का चला गया बी पर। अब अपने ऑप्शन को देखिए, 4 का किसमें भी है? इसमें। अपना अपना कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और ये जो तीसरा अगर हमें नहीं पता है कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी अपना राइट आंसर आ ही गया है। अब यहाँ से हम देख भी सकते हैं तीसरे का क्या है, ए है, 1921 में। और बारडोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1928 में। नोआखली की यात्रा कब हुई? 1946 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? 4, 3, 8 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6। असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 में और निलंबित 4 फरवरी 1922, चौरी चौरा घटना के बाद। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 29 को कंप्लीट करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और विभाजित किया गया। किसमें? ढाका सरकार अधिनियम 1935 या फिर बर्मा सरकार अधिनियम 1935 या श्वेत सरकार अधिनियम 1935 या फिर क्रिप्स सरकार अधिनियम 1935। अटेम्प्ट करिए आप लोग। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बर्मा सरकार अधिनियम 1935। अब हम लोग चलते अपने क्वेश्चन नंबर 31 पर। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र मतलब कि आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? होम रूल आंदोलन, आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन या फिर क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, कोक या फिर सब बिटुमिनस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिग्नाइट, भूरा कोयला। एंथ्रेसाइट क्या है? कठोर कोयला है। इसमें लगभग 86 to 97% तक कार्बन पाए जाते हैं। और ये कोक क्या है? कोयले से बनाया जाता है। कार्बन की मात्रा इसमें अधिक रहती है। ठीक है। इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। बिटुमिनस ये कौन सा कोयला है? नरम कोयला है। तो सब बिटुमिनस मतलब कि उसका उपभाग से संबंधित है ना, तो ये हो जाएगा सब बिटुमिनस। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है कि मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? जल संस्तर, जल स्तर या फिर भौम स्तर या फिर जल परत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भौम स्तर। ठीक। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। फिर इसके बाद 34 क्या है? 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस, बारिंद्र कुमार घोष या फिर शरद चंद्र बोस या फिर चित्तरंजन दास। अटेम्प्ट करिए आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस को अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 35, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? शिवालिक पर्वतमाला, या फिर असम हिमालय, या फिर पूर्वांचल पर्वतमाला, या फिर कुमाऊं हिमालय? और इसके लिए दे दिया जाता है आपको टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक पर्वतमाला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थापित किया गया था? फाल्टा पश्चिम बंगाल, कांडला गुजरात, या फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, या फिर सांता क्रूज महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, कांडला गुजरात। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? शुभ वर्षा ऋतु, या फिर बाल मसीहा मसीह मतलब कि चाइल्ड क्राइस्ट, या फिर प्रारंभिक मानसून, या फिर बाल वर्षा ऋतु? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल मसीह। देखिए, लानीना और एलिना को मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि जिससे कि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है आपका गलत ना हो। सबसे पहले हम अल नीनो को समझते हैं। अल नीनो को आप याद रखिएगा, कम पानी मतलब कि सूखा। और क्या होता है इसमें? प्रशांत महासागर का पानी जो है ये गर्म हो जाता है, और हवाएं मतलब कि व्यापारिक हवाएं ये कमजोर हो जाती हैं। और भारत पर क्या असर पड़ता है? भारत में कम बारिश होती है और सूखे का खतरा रहता है। मतलब कि जब कम नीर है, कम पानी आएगा तो सूखे का खतरा रहेगा ही। क्या समझे हम लोग इससे? कम नीर, गर्म पानी, व्यापारिक हवाएं कमजोर, और कम बारिश, सूखे की स्थिति। और इसके बाद क्या है? लानीना। लानीना को हम रिलेट करेंगे लाओ नीर, मतलब लाओ पानी। मतलब क्या रहेगा इसमें? हवाएं तेज हो जाती है, भारत में ज्यादा बारिश होती है जिससे अच्छा मानसून होता है, ज्यादा बारिश। तो एल नीना मतलब कम नीर, ला नीना मतलब ज्यादा बारिश। ठीक है, तो अल नीनो ला नीना, आई होप आपको समझ में आएगा। अभी एग्जाम टाइम है अपना, तो हम लोग थोड़े में चीजों को समझते हैं, बाकी एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूब अल खली रेगिस्तान। नाबिब रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और सोनोरा रेगिस्तान यह है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका। अटाकामा रेगिस्तान चिली। ठीक। इस प्रकार से अपना 4 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 39, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, या फिर चेन्नई? सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा शहर था हिस्से में। तो दिल्ली और मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो कौन सा नहीं आया इसमें? बेंगलुरु। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वह बहुत सफल रहा? 5वीं, प्रथम, छठा, या फिर 7वीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं। और पंचवर्षीय योजना को हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे। मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक, अच्छे से समझेंगे पंचवर्षीय योजना को। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, M विश्वेश्वरैया, या फिर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1955 में भारत रत्न सम्मानित M विश्वेश्वरैया जी। और इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है कब? 15 सितंबर को, की याद में। और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे?
टी स्वामीनाथन या फिर सुकुमार सेन या फिर आर के त्रिवेदी या फिर डॉक्टर एम एस गिल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। टी स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, ये कौन थे? हरित क्रांति के जनक, ठीक। और सुकुमार सेन ये 1951 से 1957 भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और आर के त्रिवेदी ये भी मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और डॉक्टर एम एस गिल ये 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ समझ लेते हैं भारत चुनाव आयोग के बारे में। गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950। अनुच्छेद 324 से 329 तक। और ये कैसी संस्था? संवैधानिक संस्था है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? अध्याय 2, अध्याय 1, अध्याय 3 या फिर अध्याय 4? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अध्याय 2। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे तो हमें स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? इनपुट क्रेडिट कर, ऑनलाइन अनुपालन या फिर संरचना कर या फिर गंतव्य आधारित कर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंतव्य आधारित कर। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी, साइबर कानून, ठीक। कितनी सूचियां है? 3 सूची है, संघ, राज्य, अवशिष्ट। संघ में कितने विषय हैं वर्तमान में? 97 और राज्य में 66 और शिष्ट 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस मामले पर केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति? अच्छा, ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? स्टारफिश, स्पंज, हाइड्रा या फिर जेलीफिश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टारफिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? चालक का पदार्थ, मटेरियल या फिर लंबाई, इसके क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विपरीत या फिर चालक की आर्द्रता? और दिया जाता आपको टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चालक की आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? 165, 176, 175 या फिर 164? आई होप आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 165 में क्या है? राज्य के महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है। और फिर 176 क्या है? राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। और 164 मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया या फिर भारतीय कानून संस्थान या फिर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी या फिर गतीय न्यायिक डेटा ग्रिड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर रहेगा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 51, मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स, अक्षतंतु एक्सॉन या फिर ध्रुमाश्म डेंड्राइट या फिर आवेग इम्पल्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिनेप्स, ठीक। जहां ये वे स्थान होते हैं जहां न्यूरॉन्स के बीच संचार होता है, सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 52, मैथ आ गया अपना।
और अभी तक हम लोगों ने हिंदी गद्यांश और हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं मैथ के क्वेश्चन पर। ठीक, आप लोग पहले इसको अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 1/9, 1/6, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, 1/44, 1/56 और 1/72 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो 1/9 आप लिखिए और प्लस में 1/6 को हम लोग 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -2 करेंगे और बाई 6 करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 ही आएगा ना, तो हम कर सकते हैं। और आगे जो दिया गया है प्लस 1/12 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 और -1/4। फिर प्लस 1/20 को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 -1/5। और फिर प्लस 1/30 को क्या लिखेंगे, 1/5 -1/6। और प्लस 1/42 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 -1/7। और 1/56 को 1/7 -1/8। ठीक है, और फिर प्लस 1/72 को 1/8 -1/9। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, 1/3 माइनस में है, ये 1/3 प्लस में है, और इधर ये 1/5 माइनस में है, ये 1/5 प्लस में है, 1/6 माइनस में है और ये 1/6 प्लस में है, ये 1/7 माइनस में है, 1/7 प्लस में है, इधर ये 1/8 कट जाएगा और ये 1/9 कट जाएगा। अपने पास क्या बचा, 1/2 और अपना राइट आंसर है 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या है कि x के किस मान के लिए कथन x/21 इंटू x/189 इक्वल टू 1 सही है। आप लोग अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, x/21 प्लस x/189 इक्वल टू 1 है। यहाँ पर ये प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई है, तो क्या हो गया, ये x² अपान 21 इंटू 189 करेंगे तो कितना आएगा, 3969 इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, x² इक्वल टू, ये इधर चलाएगा, 3969, ये 69 है। अब ये किसका स्क्वायर है, तो देखिए ये 63 का है। कैसे हम निकालेंगे, इसके लिए एक ट्रिक होता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 3 त्रिक का 9। इसके बाद 6 की मल्टीप्लाई आप 3 में करिए, 6 त्रिक 18, 18 का 2 में, 18 दूना 36, 36 के 6, कैरी बचा 3। फिर 6 का स्क्वायर करिए, 6 वक्त 36, 36 और 3 39, तो किसका स्क्वायर 63 और अपना राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 63। क्वेश्चन नंबर 54, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर बेंजोइक एसिड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टार्टरिक एसिड। एसिटिक अम्ल सिरके में, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, और फिर बेंजोइक अम्ल ये तो एक खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और फिर ऑक्जेलिक एसिड में किस में पाया जाता है, पालक में। क्वेश्चन नंबर 55 मैथ आ गया। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्या दिया गया है, 81 की पावर -1 इंटू में 3 की पावर -5 और इंटू 3 की पावर -9 और इंटू 64 की पावर 5/6 और इंटू में ये रूट है, यहाँ पर गलत लिखा गया है, क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 6। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं ना, 3 की पावर -4, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 है वो 81, और फिर इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर, अभी अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो माइनस है ना, माइनस नहीं है, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 की पावर 9 इंटू 64 की पावर 5/6 और ये हो जाएगा इंटू 3 की पावर, हम इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 6, और इसको यहीं पर हम लोग इजी कर लेते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 6 की पावर 5/6, ये 6 6 कैंसिल और यहाँ ये 3 था तो 3 2 जा 6 हो गया। ठीक,
अब क्या बचा अपने पास, 3⁻⁻4 इंटू 3⁻⁻5 इंटू 3⁻9 इंटू 2⁻5 इंटू 3⁻2। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 3⁻⁻4 इंटू 3⁻4 माइनस, और ये प्लस में आया, और इंटू 2⁻5 कितना हो जाएगा, 32, और ये 3⁻2 9। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, अगर और इजी करें तो फिर 3⁻4 हो जाएगा, बाकी 3⁻4 है ये कैंसिल। ठीक, तो कितना बचा, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 दूना 18, 8, 9 3 27, 1 28, 288। ना ऑप्शन नंबर बी सही है, 288। ठीक, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 पर। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर रिचर्ड वेलेस्ली या फिर वारेन हेस्टिंग्स या फिर जोनाथन डंकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड वेलेस्ली, 10 जुलाई 1800 को, ठीक, स्थापना। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और वारेन हेस्टिंग्स 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर, और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल। और जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, रिपीट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है, मैनोमीटर, पेजोमीटर, बैरोमीटर या फिर गैस एडेप्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीजोमीटर। और बैरोमीटर क्या है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। फिर इसके बाद 59, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0.0203 इंटू 2.92 अपान 0.0073 इंटू 14.5 इंटू 0.7। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 0.059276, और पान में आएगा ये 0.074095, और फिर एक्स इसको जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.8। इस प्रकार से अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन है कि गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक, तो कितना चले जाएगा ये, 56, 57, और ये 58, 59, 60 और फिर 61। और फिर क्या है, गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है, वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। मतलब क्या हो जाएगा, 51, 52 और 53, फिर इसके बाद 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59। उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, 58 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही है तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 56, 57, 58 आया इसमें, और इधर 56, 57, 58 आया। और फिर उसके भाई का क्या मानना था कि 58 किलोग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए 59 यहाँ पर नहीं होगा, और ये सब भी नहीं होगा, और ये 58। तो क्या आया हमारे पास औसत, अब हमें निकालना है एवरेज। एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 56 प्लस 57 प्लस 58 बाई 3, और जब सॉल्व करेंगे इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 171/3 इज इक्वल टू 57 किलोग्राम। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं, ध्वंसावशेष, पूर्णिमा की रात कुहू, या फिर शिव का धनुष पिनाक, या फिर ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो ऊसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूर्णिमा की रात ये पूनम होती है ना कि कुहू, और हमें नहीं बताना था कौन सा सही नहीं है। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 62,
हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का क्या अर्थ है? असमंजस में पड़ना, कुछ काम ना सूझना, बहुत घना अंधेरा होना या फिर भौचक रह जाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत घना अंधेरा होना, हाथ को हाथ ना सूझना। फिर 63 क्या है? पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पितृक्षा, पितृक्षा, पितृक्षा या फिर पितृक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पितृक्षा। और संधि कौन सी इसमें? यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची है? ललना, रमणी, सरिता या फिर वनिता, कामिनी, यापगा या फिर सरिता, तटिनी, निम्नगा या फिर निर्झरी, निर्झरी या फिर निमग्ना, विभावरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरिता, तटिनी, निम्नगा तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? गलत, सही, सत्य, असत्य। आप लोग ध्यान से देखिएगा एग्जाम में। बाण भट्ट कादम्बरी, जयशंकर प्रसाद लोकायतन, वात्स्यायन कामसूत्र, मुंशी प्रेमचंद गोदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लोकायतन जयशंकर प्रसाद का नहीं है, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 66, अब आ गया अपना इंग्लिश वाला सब क्वेश्चन। क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी इन द भारत नेक्स्ट वीक। ए, नो आर्टिकल, द, एंड। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67, अ पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, टाइमर दे दिया जाए। ठीक है, स्टार्ट। टाइमर अप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्प्टोमैनिएक। ठीक है, ऑब्सेसिव मतलब जुनूनी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 68, fill in the blanks with correct preposition. विराट plays cricket, football. Within, beside, after या फिर besides। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, besides। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, इंग्लिश पैसेज आ गया, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। अपना स्टेप क्या रहता है किसी भी पैराग्राफ पढ़ने के लिए? सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे जितना जल्दी हो सके, फिर चीजें हमें समझ में आएंगी किससे संबंधित है। क्या दिया गया इसमें? Which of the following animals is not included in national emblem। ठीक, नेशनल एम्बलम। अब चलिए हम लोग पढ़ते अपने पैसेज को, समझते हुए चलना है। The state emblem is an adaptation of the lion capital of Ashoka at Sarnath. In the original, there are 4 lions mounted back to back on a circular abacus, which itself rests on a bell-shaped lotus. The frieze of the abacus has sculptures in high relief of an elephant, a galloping horse, a bull, and a lion, separated by intervening dharmachakra. The profile of the lion capital showing 3 lions mounted on the abacus with a dharmachakra in the center, a bull on the right and a galloping horse on the left, and outlines of Dharmachakra on the extreme right and left was adopted as the state. आगे क्या है? And left was adopted as the state emblem of India on January 26, 1950. The bell-shaped lotus was omitted. The motto Satyameva Jayate, which means truth alone triumphs, written in Devanagari script below the profile of the lion capital, is part of the state emblem of India. ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बलम। जब हम लोग पैसेज को पढ़ रहे थे तो उसमें एलिफेंट, हॉर्स, बुल थे, लेकिन टाइगर नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ एनिमल एम्बलम। अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, धर्मचक्र। 71 क्या है कि अच्छा रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है। तो सॉल्व करते हुए चले इसको हम लोग। चेन्नई जो कि जयपुर से बड़ा है और सूरत कोलकाता से बड़ा है, और रायपुर जयपुर से जितना बड़ा नहीं है। ठीक है, रायपुर छोटा है जयपुर से, लेकिन सूरत से बड़ा नहीं है। ठीक।
लेकिन सूरत से बड़ा है दिया गया, तो ये चला आएगा इधर रायपुर। कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, तो ये कोलकाता इधर है। सबसे छोटा कौन सा है, तो देखिए जयपुर, रायपुर जयपुर से छोटा है, तो मतलब कि ये रायपुर ऐसे हो जाएगा। चेन्नई, जयपुर, रायपुर, सूरत, कोलकाता, सबसे छोटा क्या है, कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 72, क्लॉक के क्वेश्चन है ये। 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण 360 डिग्री की माप कितनी होती है, और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जब हमें कोण निकालना होगा, एंगल, एंगल के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 60h माइनस 11m। ये घंटे घंटे को बताती है और ये मिनट को, और बाई 2, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 10 माइनस 11 इंटू 25/2, और ये हो जाएगा 600 माइनस 275/2 इक्वल टू 325/2, मीन्स क्या हुआ 162 1/2। 360 तो 360 माइनस 162 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 197 1/2। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से अन्य से भिन्न का चयन कीजिए। अब इसमें हम लोग एक समझ लेते हैं कि कैसे किया गया है, बाकी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसका राइट आंसर पहले मैं बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब बी को समझिए कैसे ये हुआ। ये तीनों 89 दिया गया है, 243 है, और 351 है, और 405 है। ठीक, तो देखिए पहले 243 माइनस का 189 करेंगे, तो ये हो जाएगा 54, और 3405 माइनस 351 करेंगे, तो ये हो जाएगा 54, और 351 माइनस 243 करेंगे ये और ये, तो ये कितना हो जाएगा 108, मीन्स 2 इंटू 54। ठीक, ऐसे ही तीनों में होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया, और ये है आपका ऑप्शन। यदि कथन एक कारण है और कथन एक इसका कथन दो कारण है, कथन एक इसका प्रभाव है, या फिर कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है, या दोनों कथन एक और दो स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, या फिर यदि दोनों कथन एक और दो किसी सामान्य कारण के प्रभाव है। तो यहाँ पर क्या दिया कि मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है, और दूसरा क्या है, सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन एक और दो स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। किफायती दिवस, संग्रहण दिवस, संकल्प दिवस, या फिर संचय का दिवस। टाइमर दे दिया गया आपको, स्टार्ट। टाइम अप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संचय का दिवस। ठीक, 15 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाबी। ठीक है, अब इन सभी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हुए चल रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। फार्मोसा जल डमरू मध्य, या फिर बॉस्फोरस जल डमरू मध्य, या फिर सुंडा जल डमरू मध्य, या फिर मलक्का जल डमरू मध्य। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सुंडा जल डमरू मध्य। फार्मोसा जल डमरू मध्य चीन को ताइवान से अलग करता है, और बॉस्फोरस जल डमरू मध्य ये काला सागर को तुर्की में मरमरा सागर से जोड़ता है, और मलक्का जल डमरू मध्य हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। या पिथौरा का क्या अर्थ है, अग्नि के देवता, अन्न के देवता, लकड़ी के देवता, या फिर वन के देवता। तो पिथौरा का क्या अर्थ है, अन्न के देवता। ठीक,
तो इस प्रकार हम लोगों ने 78 क्वेश्चन की प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिए हैं। आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए और आपका क्या स्कोर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि शिक्षा ही असली शक्ति है। ठीक, पढ़ते रहिए और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये जो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट किए हैं, प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन की, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और 1 से 2 बार और चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो कंफर्म हो जाएंगी चीज़ें। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।